आत्मकथाएं क्या होती है, जीवनी क्या होती है। इसके अलावा जो ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, तीनों यूनिट इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। उसकी ये जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। कहां पर भी देखने को मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। किसका? प्ले लिस्ट का जो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर चैनल को जरूर से, जो अन्य वीडियो है जो इस टॉपिक से संबंधित वो भी देखने को मिल जाएंगे, जरूर से उस प्ले लिस्ट को भी पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं अपन। पहला प्रश्न है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर स्पष्ट करो और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो आत्मकथा और जीवनी क्या होती है, उसमें अंतर स्पष्ट करना है और उसके स्वरूप क्या होते हैं उसके ऊपर आपको प्रकाश डालनी है। आत्मकथा एक गद्य विद्या है जिसमें लेखक अपने जीवन की घटनाओं, अनुभव और आपके सामने भावनाओं का आत्म सत्कार करता है। मतलब जो आत्मकथा होती है वो एक प्रकार की जो गद्य होती है उसके एक प्रकार है जिसमें लेखक अपने जीवन की घटनाएं, अनुभव और भावनाओं को आत्म सत्कार करता है। भाई कोई भी व्यक्ति है, आपने कोई एक, आप बहुत बड़े अधिकारी बनते हो, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी आईएएस बन गए और आप सचिव के पद तक पहुंचे, बहुत ऊपर तक, तब आपने उस कार्य करने के वृतांत में क्या क्या अपने जीवन में सीखा। आप बहुत से लोगों से मिलोगे, आपकी बहुत सी घटनाएं आपके जीवन में होंगी, बहुत सी चीजों का आप अनुभव करोगे और बहुत सी आपके सामने वो भावनाएं आएंगी। आपको बहुत से लोगों से मिलने का अनुभव प्राप्त होगा। आप उन सब लोगों से मिलोगे जिन सब लोगों से मिलने का कभी आपका सपना हुआ करता था। तो इस सब प्रक्रिया में आपके सामने आपको जो क्या करोगे, फिर आपको उन सब चीजों को आप एक किताब में लिखोगे। तो उसी को किस नाम से जाना जाता है? आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति, जो आत्मकथा होती है इसमें व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का साक्षी होता है। मतलब उसने जो जीवन में जो घटनाएं देखी हैं उसी घटनाओं को वो पूरी दुनिया के सामने लाने का प्रयास करता है। दूसरी ओर जीवनी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जीवन चरित्र, कार्य व उपलब्धियों के वर्णन होती है। जीवनी में क्या होता है, आत्मकथा में आपने खुद ने अपने हाथों से अपनी जिंदगी की कहानी को लिखा है। जीवनी में आप अपने हाथों से किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी को लिखते हो। मतलब आप क्या हो, आप लेखक हो और कोई आईएएस है, कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी, उसको इतना लेखन का लिखने का पता नहीं है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से किसी आपको क्या कर रहा है, आप लेखक को कह रहा है कि जाओ उनकी मेरे जीवन के ऊपर एक कहानी लिख दो। या आप उसके पास जाते हो कि भाई आप एक अधिकारी रहे, आप प्रशासन के इतने बड़े पदों पर पहुंचे, आपको बहुत सी चीजों के बारे में ज्ञान होगा, तो आप मुझे जो क्या क्या आपने अनुभव किया उसके बारे में बता दीजिए। तो वो आपको बताते हैं और आप उनके ऊपर लिखते हो। तो इस प्रकार की चीजों को क्या कहा जाता है? जीवनी के नाम से जाना जाता है। आत्मकथा में आत्म अनुभूति, ईमानदारी, आत्म विश्लेषण की गहराई होती है। जो आत्मकथाएं होती हैं, समझ में आ गया? आत्मकथा होती है जिसमें खुद के बारे में इंसान लिखता है, उसमें आत्म अनुभूति, जो उसने महसूस किया उसके बारे में वो बताता है। ईमानदारी व आत्म विश्लेषण के साथ चीजों को गहराई से बताई जाती है। मतलब कैसे ईमानदारी से उन्होंने, उसमें कोई भी चीजें बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखी जाएगी। अगर और कोई लेखक लिखेगा तो वो उसमें अपने विचार जोड़ेगा, उसकी लेखन की दृष्टिकोण होगा। तो वो जब कोई भी व्यक्ति लिखता है उसको किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर लिखने का भी दृष्टिकोण होता है। तो यही है, जब आदमी खुद लिखता है तो ईमानदारी से अपने जीवन में जो उसने घटनाएं देखी उस पर बिना किसी डरे संकोच के सीधा का सीधा चीजों को लिख देता है। तथा आत्म विश्लेषण की भी गहराई देखने को मिलती है जिसमें वो अपने जो अपने जो उसने विश्लेषण किया अपने जीवन में उन सब चीजों को ऐसा का ऐसा लिख देता है। जबकि जो जीवनी होती है, जीवनी में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण की आवश्यक होती है। जबकि जो जीवनी लिखी जाती है उसमें कोई भी व्यक्ति होता है उसको वस्तुनिष्ठ, मतलब एक सब्जेक्टिव थिंकिंग लेकर चलनी पड़ती है कि भाई वो व्यक्ति, उसने अगर ये काम किया होगा तो उसके पीछे उसकी क्या क्या कहानियां और रही होंगी। तो उसमें क्या, लेखक अपने विचार, अपना दिमाग खुद से लगाता है और खुद से चीजों को समझकर लिखता है। आत्मकथा होती है वो स्वयं पर केंद्रित होती है। तो आत्मकथा होती है वो किस पर ज्यादा निर्भर करती है? इंसान के द्वारा, खुद के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए, जो क्रियाएं की गई उस पर ज्यादा निर्भर करती है। आत्मकथाएं आपके समय, समाज और समय का प्रतिबिंब होती हैं। तो आत्मकथाएं जो भी लिखी गई हैं वो क्या होती है, उस समय का समाज कैसा था और उस समय की क्या क्या घटनाएं थी उसके प्रतिबिंब के रूप में भी उनको देखा जा सकता है। जबकि जीवनी में आपके सामने चरित्र के माध्यम से युग और समाज की झलक देखने को मिलती है। और जीवनी में क्या देखने को मिलता है आपके सामने? चरित्र, कोई भी व्यक्ति उसके चरित्र के माध्यम से युग और समाज की झलक देखने को मिलती है। हिंदी में आत्मकथा का आरंभ आधुनिक युग से हुआ। ये व्यक्ति की अंतर्मन की सच्चाई को उजागर करने का एक सशक्त माध्यम बने। तो हिंदी भाषा में बात करें आपके सामने, तो आधुनिक युग में आपके सामने जो आत्मकथा है उसके जो लेखन है उसकी शुरुआत हुई है।
जहाँ पे कोई भी व्यक्ति उसके अंतर मन में क्या घटनाएं चलती हैं उसकी सच्चाई उजागर करने का एक बहुत बड़ा हथियार बनकर आती हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति है उसके अंतर मन में कौन कौन सी घटनाएं चलती हैं उसके बारे में वो परोक्ष रूप से आपको बताने का कार्य किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था ये जो आत्मकथा और जीवनी में, उसको मैंने विस्तार से आपको बताया है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेखन की परंपरा और विकास का विवेचन कीजिए। मतलब जो हिंदी साहित्य है उसमें आत्मकथा लेखन की जो परंपरा है और विकास के बारे में आपको विस्तार से बताना है कि हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेखन का क्या महत्व रहा है, और उस परंपरा के विकास के बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। हिंदी में आत्मकथा लेखन का आरंभ 29वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। तो हिंदी में जो आत्मकथाएं जो लिखी गई उसका जो आरंभ आपको 29वीं शताब्दी की शुरुआत में देखने को मिलता है, जहां पे भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के लेखकों ने, जो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है उस समय के जो लेखक है, उन्होंने अपने आत्म अनुभव जो उन्होंने जीवन में अनुभव किया, साहित्य आत्म अनुभव के साहित्य के विषयों को बनाना आरंभ किया। मतलब उनके द्वारा जो चीजें जीवन में विषय अनुभव की गई उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। 20वीं सदी में राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार और व्यक्तिगत संघर्षों की आत्मकथा को नई दिशाएं दी। मतलब 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना को, कोई भी व्यक्ति है उसकी अपने देश के प्रति कैसी विचारधारा है, उसने सरकारी कार्यालय में या कहीं और काम किया तो उसके अपने राष्ट्र के प्रति क्या भावना है, उसके बारे में उन्होंने विचारों को प्रकट किया। समाज में सुधार व व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में बताया गया, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समाज है, उसमें किस किस प्रकार से जो सुधार होना चाहिए, कैसे कोई व्यक्ति है उसके जीवन में व्यक्तिगत संघर्ष है, उसके बारे में आपके सामने लिखा गया। इन सब चीजों ने जो आत्मकथाएं हैं उनको एक नई दिशा व दशा दी। महात्मा गांधी के द्वारा सत्य का प्रयोग वचन के द्वारा, क्या बोलूं क्या याद करूं, महात्मा गांधी ने सबसे पहले आत्मकथा का लिखा क्या, सत्य का प्रयोग, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में सत्य का क्या महत्व है, सत्य के बारे में, सत्य के प्रयोग के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा कि उन्होंने जिंदगी में जो सत्य का प्रयोग किया उससे क्या क्या चीजें सीखी हैं आपके सामने। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा क्या भूलूं क्या याद करूं जैसी आपके सामने जो आत्मकथाएं लिखी गई, इसमें आपको सामने उनके जीवन में जो उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी, उनके जीवन में किस किस प्रकार का द्वंद्व था उसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा। आचार्य नरेंद्र देव, राम वृक्ष बेनपुरी और और प्रशांत रंजन सरकार जैसे आत्मकथाएं इस परंपरा की शिखर कृतियां हैं। मतलब आत्मकथा को लिखने के लिए अनेक प्रकार के साहित्यकार हैं जो प्रसिद्ध रहे हैं, जिसमें से आपके सामने आचार्य नरेंद्र देव हैं, उनका नाम सर्वप्रिय आता है। राम वृक्ष बेनपुरी हैं, जिनका नाम सर्वप्रिय आता है आपके सामने, भी बहुत प्रसिद्ध कथाकार रहे हैं जिन्होंने आत्मकथाओं को बहुत ही स्पष्टता से लिखा है। प्रभात रंजन सरकार हैं, वो एक आपके सामने बहुत बड़े कथाकार रहे हैं जिन्होंने आत्मकथाओं को लिखा है। इनके द्वारा जो लिखी गई आत्मकथाएं हैं, इन्होंने इस परंपराओं को क्या पर पहुंचाया, इन सब ने अपनी इन जो आत्मकथाओं की लिखने की जो परंपरा है इसको शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया है। इन आत्मकथाओं में व्यक्ति के जीवन के साथ साथ युग के इतिहास भी समावित देखने को मिलता है। मतलब इनके द्वारा जो आत्मकथाएं लिखी गई, इसमें कोई भी व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या क्या आपके अंदर क्या क्या घटनाएं, कोई भी व्यक्ति ने जो जीवन जिया है उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, तो कोई भी व्यक्ति जब जीवन जीता है तो उस युग में, उस जो समय काल में क्या क्या घटनाएं होती है उसके बारे में पता चल जाता है, उस समाज में क्या क्या घटनाएं होती है उसके बारे में भी विस्तार से पता चल जाता है। तो यही है, आत्मकथाओं से व्यक्ति के जीवन के साथ साथ उस युग के इतिहास का भी पता चलता है। आज हिंदी आत्मकथा लेखन में आत्मविश्वास, समाज की व्यथा व व्यक्ति की यात्रा के सशक्त दस्तावेज बन चुके हैं। अगर अपन विस्तार से समझें तो आज हिंदी आत्मकथा जो लेखन है इसमें आत्म विश्लेषण के बारे में पता चलता है कि भाई कोई भी व्यक्ति है वो आपके सामने खुद के जीवन के बारे में क्या सोच विचार रखता है, आत्म विश्लेषण पता चलता है। समाज की क्या व्यथा है, समाज में क्या क्या आपके सामने परेशानियों का सामना कर रहा है, समाज में क्या आपके सामने द्वंद है, समाज में क्या क्या परेशानियां, उसके बारे में पता चलता है। और व्यक्ति की यात्रा, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसा अनुभव किया उसके बारे में विस्तार से सभी चीजों का पता चल जाता है। तो ये होती है आत्मकथा। आत्मकथा कोई भी व्यक्ति के जीवन के ऊपर घटनाएं होती हैं, उसमें महात्मा गांधी के द्वारा सत्य का प्रयोग, जो हरिवंश राय बच्चन उनके द्वारा क्या बोलूं क्या याद करूं,
आचार्य नरेंद्र देव, राम वृक्ष बेनपुरी व प्रशांत रचन जैसे कुछ प्रमुख साहित्यकार हुए जिनके द्वारा प्रमुख साहित्यिक जो रचनाएं आत्मकथाओं की रचनाओं को रचा गया। समझ में आ गया आपके सामने? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैंने आपको बहुत ही विस्तार से इसको समझाया है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, रेखा चित्र, स्केच है यूनिट नंबर सेकंड। जो रेखा चित्र है उसमें किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अगले वाली है जो यूनिट नंबर सेकंड रेखा चित्र, उसमें रेखा चित्र के की परिभाषा दीजिए और साहित्यिक स्वरूप और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो रेखा चित्र होता है उसको आपको परिभाषित करना है कि भाई रेखा चित्र होते क्या है और उससे क्या साहित्यिक स्वरूप देखने को मिलता है और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से बताना है। मतलब रेखा चित्र की परिभाषाओं के बारे में बताना है, उसका साहित्यिक स्वरूप क्या है और उसकी विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। रेखा चित्र कोई भी गद्य की वो विधा होती है जिसे कोई व्यक्ति, स्थान या घटना का चित्र भावनात्मक और कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब रेखा चित्र होती है वो गद्य जो साहित्य की रचना होती है आपके सामने, उसकी वो कला होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति, स्थान या घटना का चित्रात्मक और भावनात्मक व कलात्मक रूप प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कोई घटना हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, कोई स्थान हो गया, उसको भावनात्मक रूप से और कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जैसे कि जो आपके सामने जो कोई भी एक व्यक्ति है, आप हो, आपके जीवन में किस किस प्रकार की घटनाएं घटी, उसको भावनात्मक रूप से जोड़ा गया। जैसे आप बेरोजगार व्यक्ति हो, है ना, आपको सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो उस समय आपने जो जीवन में संघर्ष किया, उस संघर्ष को आपको दिखाया गया भावनात्मक रूप से। और उस जो ये आपका संघर्ष है ये सिर्फ आपका ही नहीं है, उस समय जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं उनके जीवन में किस किस प्रकार का संघर्ष है आपने उसके बारे में भी बताते हो। तो ये जो इस प्रकार की जो लेखन होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति की माध्यम से, कोई एक व्यक्ति, स्थान या घटना के माध्यम से पूरे समाज के दृष्टिकोण को दिखा दिया जाता है, उसी को रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। लेखक किसी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, गुण, दोष और सामाजिक पृष्ठभूमि का रेखांकन करते हैं। मतलब इसके माध्यम से आपके सामने लेखक क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो गया, उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके अंदर क्या गुण और दोष देखने को मिलते हैं, उसके माध्यम से पूरे समाज के दृष्टिकोण के, पूरे समाज की पृष्ठभूमि के बारे में बता देते हैं कि समाज में कहाँ कमियां हैं, कहाँ आपके सामने जो गुण व दोष देखने को मिलते हैं। तो सभी चीजों को विस्तार से बताया जाता है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, भाई कोई भी रेखा चित्र लिखा जाता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। संक्षिप्तता, छोटा होता है आपके सामने, समझ में, कोई कहानी लिखते हो वो बड़ी होती है, देखो रेखा चित्र छोटा, कहानी उससे बड़ी, और आपके सामने जो पूरा वो होता है नोवेल होता है वो उससे बड़ा होता है आपके सामने। समझ में आ गया? चित्र जो चित्रात्मकता देखने को मिलती है। मतलब अगर आप जब उसको पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो चित्र बनते हुए चले जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपने जीवन में क्या संघर्ष किया, उसके ऊपर आपके सामने कोई आपने वो रेखा चित्र पढ़ा, तो आपके दिमाग में भी वो आपके संघर्ष के दिन है वो याद आ जाएंगे कि किस तरीके से एक संघर्षपूर्ण जीवन रहता है एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले व्यक्ति का। भावनात्मकता और सजीवता देखने को मिलती है। मतलब आप उस सब चीजों से एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस होता है और संजीव भी महसूस करते, एकदम जिंदा आप महसूस करते हो कि भाई वास्तविकता में मतलब यही घटनाएं होती हैं। आपको लगता है कि ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक जीवित घटना है, एक जीवित व्यक्ति की घटना, एक वास्तविक घटना। आपको खुद को अंदर से एक जीवित घटना के रूप में ये सब चीजें महसूस होती हैं। इसमें लेखक की दृष्टि वस्तुपूर्वक होते हुए भी आपके सामने संवेदनशील होती है। इसमें कोई भी आपके सामने कोई भी लेखक है वो जब इस कहानी को लिखता है तो वो कैसी होती है, वस्तुपूर्वक होती है, सब्जेक्टिव होते हुए भी क्या होती है, पूरी की पूरी कहानी संवेदनशीलता उसके अंदर देखने को मिलती है। हिंदी में रेखा चित्र लेखन की जो परंपरा है वो प्रेमचंद व बेनपुरी के द्वारा आरंभ हुई। सबसे पहले जो रेखा चित्र है वो किसके द्वारा लिखे गए, जो मुंशी प्रेमचंद है, जिनको भैया आपके सामने जो हिंदी साहित्यकारों में आपके सामने मुंशी प्रेमचंद और बेनपुरी का जो स्थान है वो एक अनन्य है, और इन्हीं के द्वारा आपके सामने उस समय रेखा चित्र पद्धति की शुरुआत की थी। कहानी से छोटी होती है इसलिए इनको लिखना थोड़ा आसान भी रहता है। बेनपुरी फिर उसके बाद में इस परंपराओं को आगे बढ़ाया। बेनपुरी के द्वारा महादेव वर्मा, भगवती चरण वर्मा और इला चंद्र जोशी ने इसे प्रतिष्ठा दी। मतलब उसके बाद में और अन्य व्यक्तियों ने भी आपके सामने जो रेखा चित्र साहित्य उसकी रचना की, जिसमें बेनपुरी के द्वारा लिखा गया साहित्य
महादेवी वर्मा के द्वारा साहित्य लिखा गया, भगवती चरण वर्मा के द्वारा और इला चंद्र जोशी के द्वारा आपके सामने साहित्य लिखा गया। उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे और ज्यादा प्रतिष्ठा मिलती है। रेखा चित्र कोई भी व्यक्ति के साहित्यिक व व्यक्तिगत साहित्यिक व्यक्तित्व को प्रदान करता है। मतलब जब रेखा चित्र लिखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व होता है, साहित्यिक व्यक्तित्व होता है, उसके बारे में पता चलता है। लेखक की मानवीय संवेदनाओं का साक्षात प्रमाण भी ये होता है, और इससे यहीं से क्या पता चलता है, कोई लेखक होते हैं उसकी मानवीय संवेदनाओं के बारे में भी विस्तार से पता चलता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़िए। रामवृक्ष बेनपुरी के रजिया रेखा चित्र के माध्यम से उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। मतलब रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा जो रजिया रेखा चित्र लिखा गया उसके माध्यम से जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। रजिया वो रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा एक प्रसिद्ध रेखा चित्र लिखा गया है जिसमें एक मुस्लिम महिला होती है रजिया। रजिया के माध्यम से भारतीय समाज में मानवता के सह अस्तित्व की भावना को रेखा चित्रित किया गया। मतलब एक मुस्लिम महिला है रजिया, उसके माध्यम से भारतीय समाज में मानवता के बारे में विस्तार से बताया गया है कि किस तरीके से भारतीय समाज में मानवता देखने को मिलती है। हमारे भारत में धार्मिक दृष्टिकोण से आपके सामने क्या है, भेदभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी मानवता के दृष्टिकोण से हम क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रजिया का जो चरित्र है वो सरल है, करुणामय है, वह नारी संवेदना से भरपूर दिखाई देता है। मतलब रजिया का जो चरित्र है वो आपके सामने कैसा है, एकदम सरल स्वभाव की महिला है, वो करुणामय, एक आम महिला की तरह करुणामय से उसका जो जो व्यवहार है वो करुणा से भरा हुआ है और नारी संवेदनाओं से भरपूर दिखाई देती है। जैसे एक महिला होती है, एक महिला का स्वभाव कैसा होता है, वो संवेदनशील होती है, उसी तरीके से आपके सामने जो रजिया है उसका व्यवहार भी कैसा है, संवेदनाओं से भरा हुआ है। जो आपके सामने बेनपुरी है, बेनपुरी ने धार्मिक भेदभाव से आपके सामने से ऊपर उठकर, तो जो रामवृक्ष बेनपुरी है उन्होंने क्या किया, जो धार्मिक जो भेदभाव देखने को मिलती है उन सब चीजों को अलग रखकर उन्होंने क्या दिखाया है, आपके सामने मानवीय संबंधों को गहराई से दिखाया। चाहते तो रामवृक्ष बेनपुरी है वो आपके सामने साहित्य में राजनीतिक और जो धार्मिक परोक्ष है या जो राजनीतिक में आप अपने साहित्य में धार्मिक दृष्टिकोण को परोस सकते थे अपने पढ़ने वालों को, लेकिन उन्होंने इस जो पात्र के माध्यम से क्या किया है, मानवीय संबंधों को दिखाया है। उन्होंने धर्म से ऊपर किसको दिखाया है, कोई भी जो मानव होते हैं उनके जो संबंध होते हैं उनको उन्होंने उससे ऊपर भी दिखाया है। उन्होंने जीवन में रजिया के संघर्ष, प्रेम और करुणा के माध्यम से नारी के अंतःशक्ति और संवेदनशीलता को व्यक्त किया। उन्होंने क्या दिखाया, रजिया के जीवन में किस प्रकार का संघर्ष है, फिर भी वो आपके सामने अपने जीवन में जैसे एक आम नारी का जो स्वभाव होता है, प्रेम और करुणा से भरी हुई है। और यही सब चीजें आपके सामने किस चीज को दिखाती हैं, अंतःशक्ति की संवेदनशीलता को व्यक्त करती हैं। कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर जो एक महिला होती है उसके अंदर जो संवेदनशीलता जो पाई जाती है उसको वो दिखाने का प्रयास करते हैं। कोई भी जो रेखा चित्र में भाषा सहज व भावनात्मक है। कोई भी रेखा चित्र जो लिखा गया है उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, बहुत ही ज्यादा सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। जो कोई भी व्यक्ति जब पढ़ता है इस रेखा चित्र को तो उसको सहज और सजग महसूस करता है, एकदम सहज आपके सामने भाषा का प्रयोग किया गया है। लेखक के दृष्टिकोण की बात करें, लेखक ने जो साहित्य की रचना की है, लेखक का दृष्टिकोण मानवीय है। उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण से चीजों को ज्यादा रचना की है कि भाई उन्होंने चाहते तो धार्मिक दृष्टिकोण को रख सकते थे, चाहते तो आपके सामने जो और कोई दृष्टिकोण को जो राजनीतिक दृष्टिकोण पे खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने मानवता को सर्वप्रिय रखा है, मानवता के ऊपर उन्होंने बात की है। जहां धर्म, जाति और वर्ग से अधिक उन्होंने मानवता को मूल्य सर्वोच्च रखा है। मतलब उन्होंने ना धर्म को सबसे ऊपर रखा, ना जाति को सबसे ऊपर रखा, ना आपने कोई वर्ग को, उन्होंने सबसे ऊपर किसको रखा है, मानवता को सबसे ऊपर रखा है। यही बेनपुरी की रचना का प्रमुख संदेश है। और यहीं से जो रामवृक्ष बेनपुरी है उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसमें प्रमुख रूप से संदेश देखने को मिलता है, जहां उन्होंने साहित्य में किसकी बात की है, जाति, धर्म व वर्ग से ऊपर उठकर उन्होंने अपने साहित्य में किस चीज की बात की है, मानवता की बात की है। मुझे उम्मीद आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, विस्तार से आपने चीजों को समझा होगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसमें संस्मरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं, संस्मरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। संस्मरण के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे।
अगले वाला संस्मरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके साहित्यिक परंपराओं विकास का व्याख्या कीजिए। मतलब जो संस्मरण लिखा जाता है उसके आपको उसकी परिभाषा देनी है और उसके साहित्यिक जो परंपरा एवं विकास के बारे में बताना है कि क्या संस्मरण क्या होता है, उसकी साहित्यिक परंपराएं क्या होती है और उसके विकास के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। संस्मरण गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने देखे सुने अनुभव व परिचित व्यक्तियों के स्मृतियों का वर्णन करता है। मतलब संस्मरण के आपके सामने संस्मरण एक प्रकार से गद्य की वो विधा होती है जिसमें लेखक है वो अपने क्या 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 उन्होंने अपने जीवन में चीजों को देखा है, क्या क्या चीजों को अनुभव किया है और अपने परिचित व्यक्तियों की स्मृतियों का वर्णन करता है। मतलब जैसे आपका कोई दोस्त था, है ना, अब आपका कोई दोस्त है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, तो अब आपके उनके ऊपर आप साहित्य की रचना करते हो कि उनके साथ आपके कैसा व्यवहार रहा, आप उनके साथ खेला खेलते थे, आप उनके साथ उन्होंने कैसा जीवन बिताया। तो इस प्रकार की जो चीजें घटती हैं उसी को संस्मरण के माध्यम से आप रेखा चिंतन करते हो। कोई बचपन की कोई घटना हो गई किसी व्यक्ति के साथ, आपने बचपन में क्या क्या चीजें की हैं, आपने जवानी में अगर कोई कार्य किया तो उस समय आपके कैसे अनुभव रहे, तो इन सब चीजों को जब आप लिखते हो तो उसी को संस्मरण के नाम से जाना जाता है। संस्मरण में आपके सामने लेखक अपने देखे सुने अनुभव व परिचित व्यक्तियों की स्मृतियों का वर्णन करते हैं, जिसमें लेखक है वो अपने देखे व सुने गए जो उन्होंने क्या जीवन में देखा है, क्या सुना है, क्या क्या चीजें जीवन में अनुभव किए हैं, उन सब चीजों के बारे में वो बताते हैं। पर उनके जितने भी परिचित व्यक्ति हैं उनकी स्मृतियों का भी वर्णन किया जाता है। भाई उनके जितने भी जो परिचित व्यक्ति हैं उन्होंने जीवन में क्या 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 किया है, उनके साथ उनकी क्या स्मृतियां हैं, उसके बारे में भी वो बात की जाती है। इसमें आत्मीयता, ईमानदारी व सजीवता का समावेश होता है। मतलब जो आपके सामने जो संस्मरण होता है इसमें आपको आत्मा से भावनाएं आती हैं, ईमानदारी दिखाई पड़ती है कि कैसे आपके सामने कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में किस किस प्रकार से घटनाएं घटती हैं, उसमें उन सब घटनाओं को आप ईमानदारी के साथ सत्यता के साथ वहां पर प्रकट करते हो संस्मरण के अंदर की वास्तविकता में मेरे जीवन में ये घटना हुई, मैंने यहाँ गलतियां की हैं, मैंने जीवन में यहाँ से ये सीखा है, मैंने जीवन में ये कार्य किया है। और सजीवता के साथ, भाई कोई भी व्यक्ति उसके जीवन की वास्तविक घटनाएं हैं तो उसमें सजीवता तो वास्तविकता तो देखने को ही मिलती है। हिंदी में संस्मरण लेखन की परंपरा आधुनिक युग से आरंभ हुई। तो हिंदी में जो संस्मरण लिखे गए हैं, संस्मरण जो लेखन है उसकी परंपरा कहां से शुरू हुई है? आधुनिक हिंदी के आरंभ से इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। मतलब जब आधुनिक युग में जब लेखन का साहित्य की शुरुआत हुई, जिस समय आपके सामने जो रेखा चित्र हैं, जो आपके सामने जो काव्य जो कहानी का जो लेखन है वो आगे बढ़ता है, उसी समय संस्मरण लेखन भी निकल के आता है। इसी में जो आपके सामने जो रेखा चित्र को लिखने में जो प्रसिद्ध लेखक हुए हैं वही आपके सामने क्या है, वही सभी लेखक और काव्यकार आपके सामने जो इसमें भी प्रसिद्ध हैं, जिसमें प्रेमचंद हो गए, बेनपुरी हो गए, महादेव वर्मा और अज्ञे जैसे लेखकों ने इस ये जो साहित्यिक रचना है रेखा संस्मरण की, उसमें उन्होंने क्या है अपनी प्रतिष्ठा प्रदान की, उनको प्रतिष्ठा प्रदान हुई है। मतलब प्रेमचंद के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो किसके ऊपर था? संस्मरण के ऊपर। जो बेनपुरी के द्वारा साहित्य लिखा गया वो भी इसी के ऊपर था, और महादेव वर्मा और अज्ञे जैसे लेखकों ने भी इस प्रकार के साहित्य को लिखा है। महादेव वर्मा के संस्मरणों में आपके सामने स्त्री की संवेदनशीलता देखने को मिलती है। तो महादेव वर्मा के द्वारा जो संस्मरण लिखे गए उसमें जो स्त्री है उसका जीवन कैसे होता है उसके बारे में आपको पता चलता है। साथ के साथ करुणा की झलक देखने को मिलती है। तो भाई एक महिला लिख रही है तो एक महिला जब कोई किसी भी चीज को दिखाती है तो उसमें करुणा तो आपको दिखाई देती है। बेनपुरी व राघव ने समाज के यथार्थ को दिखाया। महादेव वर्मा के द्वारा समाज की जो स्त्री है, महिलाएं हैं, उनके जीवन में किस प्रकार का संघर्ष है, चाहे मानवीय संबंध हो, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोणों से हो, चाहे समाज में वो किस तरीके से संघर्ष करती है, उसके बारे में उन्होंने बताया। एक महिला की संवेदनशीलता है, खुद महादेव वर्मा महिला है तो एक महिला किस प्रकार से संवेदनशील होती है उसके बारे में उन्होंने बताया। बेनपुरी व राघव ने क्या किया, आपके सामने समाज के जो समाज की वास्तविकता को दिखाने का प्रयास किया, समाज की वास्तविकता को केंद्र में रखा। संस्मरण के विकास में आत्म अनुभव व सामाजिक इकाई के यथार्थ को जोड़ने वाली विधा होती है। मतलब जो संस्मरण होता है, जो संस्मरण का विकास होता है, इसमें क्या होता है आपके सामने जो जीवन में कोई भी व्यक्ति है उसको किस प्रकार के अनुभव होते हैं और उसका जो सामाजिक जीवन होता है उसकी वास्तविकता को जोड़ने वाले जो चीजें होती हैं उसके बारे में वो विस्तार से बताने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया आपके सामने संस्मरण क्या होते हैं। अब अगले वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महादेव वर्मा के भक्तिन संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए कि भक्तिन जो संस्मरण लिखा उनके द्वारा
उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। महादेवी वर्मा के द्वारा भक्तिन संस्मरण एक सामान्य महिला के असाधारण व्यक्तित्व का चित्र है। तो जो महादेवी वर्मा है उसके द्वारा जो भक्तिन संस्मरण लिखा गया वो एक जो सामान्य महिला है उसके असाधारण व्यक्तित्व, मतलब उसमें एक महिला के बारे में बताया गया है जिसका जीवन में उसके चरित्र को इस तरीके से दिखाया गया है कि उसका जो चरित्र है उस साहित्य में एक असाधारण व्यक्ति के जैसे चरित्र जैसा दिखाई देता है। भक्तिन को मतलब भक्ति करने वाली कोई महिला, जब भक्त का जो स्त्रीलिंग होता है भक्तिन में नारी की सहनशीलता, कोई भी एक नारी वो कितनी सहनशील हो सकती है उसके निष्ठा व त्याग के मार्मिक वर्णन किया गया है। तो कोई भी एक नारी है, कोई एक महिला है, वो कितनी सहनशील हो सकती है, उसके जीवन में किस प्रकार का त्याग है और किस प्रकार से निष्ठा है, उसका एक मार्मिक और आपके सामने वास्तविक जो वर्णन देखने को मिलता है। तो भक्तिन में ही कोई नारी है, उसके जो एक नारी के जो आम गुण होते हैं, सहनशीलता, भाई महिला होती है वो कमजोर नहीं होती है, भावनात्मक रूप से महिला को कमजोर माना जाता है लेकिन वो कमजोर नहीं होती है। किसी भी प्रकार की चुनौतियों को जितनी महिला सहनशीलता से स्वीकार कर सकती है शायद ही जीवन में कभी पुरुष सहनशील कर पाए। वो उस उनकी पूर्ण रूप से चीजों के प्रति निष्ठा और आपके सामने क्या दिखाई पड़ती है, त्याग दिखाई पड़ता है अपने जीवन के प्रति। महादेवी वर्मा ने एक घरेलू स्त्री के माध्यम से समाज की स्त्री की स्थिति दिखाई है। मतलब ये जो भक्तिन है उसके माध्यम से उन्होंने समाज में महिला की जो क्या स्त्री, एक घरेलू स्त्री है भक्तिन, उसके माध्यम से समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, स्त्रियों की क्या स्थिति है, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। साथ के साथ आंतरिक शक्ति को भी उजागर करने का प्रयास किया है कि एक महिला है उसके अंदर एक महिला वो किस किस प्रकार के अलग अलग प्रकार की चुनौतियों से गुजरती है, उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है। उनकी भाषा कोमल, संवेदनशील व काव्यात्मक है। उनके द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, एक सुस्पष्ट काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, जहां पर एक महिला है वो कोमल अपने शब्दों से संवेदनशील व काव्यात्मक भाषा का उपयोग किया गया है। मतलब एकदम एक महिला का जो गुण होता है, कोमलता का गुण, एक जो मार्मिक संवेदनशील होती है महिलाएं, उसके माध्यम से इन सब विचारों को जोड़कर एक काव्य की रचना की है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन के माध्यम से स्त्री को करुणा ने बल्कि शक्ति का प्रतीक दिखाया है। तो भक्तिन के माध्यम से आपके सामने महादेवी वर्मा ने क्या दिखाया कि महिलाएं सिर्फ भावनात्मक रूप से कमजोर ही नहीं होती हैं बल्कि वो पूरी एक शक्ति का भी प्रतीक होती हैं। समझ आ गया, जिस तरीके से महिलाएं भाई सिर्फ कमजोर ही नहीं है, वो शक्तिशाली भी होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, वो आपके सामने जीवन में संघर्ष भी कर सकती हैं, उसके रूप में दिखाया गया। जिस समय महादेवी वर्मा के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई वो स्वतंत्रता के तुरंत बाद की जो वो लेखिका रही है, तो उस समय महिलाओं की स्थिति आज के समाज में जैसी महिलाओं की स्थिति है उतनी स्ट्रोंग नहीं थी। तो इन सब चीजों के बारे में उन्होंने महिलाओं को उस समय समाज में उनके अधिकारों के लिए, उनके गुण हैं, उनका एक जो समाज में उनको कमजोर देखा जाता है, उनके बारे में एक दृष्टिकोण था कि महिलाएं उतना ज्यादा कार्य नहीं कर सकती, उन सब चीजों को दूर हटाकर उन्होंने ये दिखाया कि महिलाएं आपके सामने क्या क्या होती हैं, महिलाएं शक्तिशाली भी होती हैं, महिला सिर्फ करुणा संवेदनशील ही नहीं होती हैं बल्कि वो संघर्ष भी कर सकती हैं और उनके जीवन में ये संघर्ष होते हैं। उनकी रचना का भाव स्तर इतना गहरा है, उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो उनके जो भाव है वो इतना गहराई से जुड़ा हुआ है कि पाठक है वो भक्तिन के आत्मीय जुड़ाव महसूस करता है। उससे क्या होता है, वो भक्ति से जो भक्तिन है उसके साथ आत्मीय जुड़ाव महसूस करता है, उसके साथ जो आत्मीयता उसका जुड़ाव उसका महसूस होता है। ये संस्मरण विमर्श को सशक्त बनाता है और ये जो दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसके बीच में विचार विमर्श को सशक्त व जो आपके सामने जो चीजें होती हैं उनको वास्तविक बताने का प्रयास करता है। तो ये था आपके सामने कथ्यगर जो गद्य साहित्य से संबंधित जितना महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। आप सभी बच्चों से अनुरोध है, 16,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना ताकि 16,000 सब्सक्राइबर अपनी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में आपके सामने अगले जो सेमेस्टर उसमें और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आए। तो चलो शुरू यहीं पर अपने वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।